हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। दोस्तों, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की हाईलाइटेड पीडीएफ्स और एनसीईआरटी एमसीक्यूज को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिलें, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प भी देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, रात के समय जब पूरी तरह से अंधेरा होगा तब क्या हम इन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं? जी नहीं। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? जी नहीं। रात में अगर कमरे में अंधेरा होगा तो हम किसी भी वस्तु को, कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। जब हम टॉर्च से या फिर मोमबत्ती से किसी वस्तु को देखते हैं तो आसानी से हम उसको देख पाते हैं। बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। ठीक है, सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं अपने आप ही प्रकाश देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु से इन वस्तुओं पर पड़ता है। ठीक है, दीप्त वस्तु जैसे कि सूर्य से, टॉर्च से या फिर विद्युत का प्रकाश जब इन वस्तुओं पर पड़ता है तब हमारी आंखों की ओर आता है, इनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, तब हम इन वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं, इनके बारे में पढ़ते हैं। याद कीजिए, हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांटा है। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु होती है। ठीक है, जिस वस्तु के आर पार हम नहीं देख पाते उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु के आर पार कुछ भी देख पाते हैं तो वो वस्तु क्या करती है? प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख पाते। ठीक है, कुछ धुंधला सा दिखाई देता है कुछ वस्तुओं के आर पार, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी कहते हैं। क्रियाकलाप 1 देखते हैं। अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए, जैसे रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की शीट, अनुरेखण कागज, अनुरेखण कागज मतलब दोस्तों ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, अथवा कपड़े का टुकड़ा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। क्या दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? इन वस्तुओं से ट्रांसफर होकर आपकी आंखों तक दिखाई देता है? ठीक है, अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 के अनुसार लिखिए। दोस्तों, सारणी 11.1 है, ये पदार्थ लिखने हैं। यहाँ पर ये लिखना है कि वस्तु के आर पार देखना संभव है या नहीं। ठीक है, तो वस्तु कैसी है? पारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी है? दोस्तों, पेंसिल की बात करते हैं तो पेंसिल के आर पार, जो वस्तु के आर पार देखना संभव नहीं है, इसके आर पार हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? कि बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, तो हम इसको कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। ऐसे ही दोस्तों, रबड़ की गेंद के आर पार हम कुछ नहीं देख पाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें बिल्कुल नहीं लिखना है, और यहाँ पर अपारदर्शी वस्तु। लिखने के कागज़ की शीट को दोस्तों हम इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। कुछ शीट जो होती है उस पर अगर हम ऑयल लगा दें तो आर पार धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो कुछ दिखाई देता है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है, थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है, तो हम इसको कह सकते हैं तो पारभासी कह सकते हैं या फिर अपारदर्शी भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी पूर्ण विश्वास नहीं लिखेंगे। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूरी तरह, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती। ठीक है, तो दोस्तों, अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी होना किसी पदार्थ का, उस पदार्थ के इस चीज़ पर निर्भर करता है कि वो अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने देती है, पूरी तरह से गुजरने देती है,
थोड़ी तरह से गुजरने देती है या बिल्कुल भी नहीं गुजरने देती है। ऐसी बात पर हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पारदर्शी में, अपारदर्शी में और पारभासी में। ठीक है, जो पूरी तरह से अपने अंदर प्रकाश को गुजरने देगी उसको हम कहेंगे पारदर्शी। ठीक है, जो थोड़े थोड़ा प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने देगी उसको हम कहेंगे पारभासी। ठीक है, और जो बिल्कुल भी अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने नहीं देगी उसको हम कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, छायाएं वास्तव में क्या होती हैं। क्रियाकलाप 2 देखते हैं। आप प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। ठीक है, प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को क्या करना है, धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़ना है। धरती पर आप क्या देखते हैं, आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है। ठीक है, जो आप वस्तुएं पकड़ रहे हैं पारदर्शी, उनकी वजह से जमीन पर ये काले काले धब्बे बनेंगे जिनको हम छाया कहते हैं। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज़ की एक शीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया ज़मीन पर बिछी कागज़ की शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हों तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, किसी अपारदर्शी वस्तु को आप पकड़े हुए होंगे तो ज़मीन पर उसकी छाया बनेगी। ठीक है, अब छाया बनेगी तो आप अपने मित्र से कहेंगे कि उसकी चारों तरफ आउटलाइन करें, ठीक, किसी भी चीज़ से। ठीक है, इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छाया को बाहरी रेखाएं खींचिए। इन सब की जो भी छायाएं बनेंगी उनकी बाहरी रेखाएं आपको आपके मित्र से आपको कहना है कि वो खींचे। ठीक है, अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तु को पहचानने के लिए कहिए। वे कितनी वस्तुओं को सही पहचान कर सकते हैं। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है देखते हैं? जी नहीं, जब हम रात्रि में या फिर अंधेरे कमरे में जाएंगे तो वहाँ पर प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, जब प्रकाश नहीं होगा तो वहाँ पर छाया भी नहीं बनेगी। तो छाया किसकी वजह से बनती है, प्रकाश की वजह से बनती है। जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तभी तो छाया बनती है ना। क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है? जी नहीं, तब भी हमें छाया नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त हमें एक अपारदर्शी वस्तु भी चाहिए होती है छाया के लिए। जब प्रकाश स्रोत के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तभी हमारी जो छाया बनती है। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, प्रकाश स्रोत चाहिए और उसके रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए छाया देखने के लिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? क्रियाकलाप 3 देखते हैं। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाइए जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। ठीक है, यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? जी नहीं। ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों दिखाई नहीं देगी? क्योंकि वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। ठीक है, अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की शीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े। क्या अब छाया शीट पर बनती है? जी हाँ, अब बिल्कुल छाया शीट पर बनेगी क्योंकि पीछे जो पर्दा था वो आपको नहीं था, जिसकी वजह से आपकी जो छाया है वो नहीं दिखाई दे रही थी आपको। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। ज़मीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित कर सकती है। चित्र 11.4 में कुछ छायाएं दिखाई गई हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। है ना ये मज़ेदार बात दोस्तों? देखिए, ये छायाएँ हैं। ठीक है, तो हम अपने हाथ को अलग अलग आकृति के में बनाकर इन छायाओं को दिखा सकते हैं कि ये छायाएँ किस तरह की बन रही हैं। क्रियाकलाप 4 देखते हैं। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखी है। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? जी हाँ दोस्तों, कुर्सी की जो छाया है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जब आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा देंगे तो छाया की आकृति भी चेंज हो जाएगी। एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए।
इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छायाएं समान आकृति की प्रतीत होती हैं? विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तु लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं? जी नहीं, वस्तु चाहे किसी भी रंग की हो, छाया आपकी ब्लैक कलर की ही बनेगी। एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करें। सूची छिद्र कैमरा। निसंदेह कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत सी जटिल सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप 5 देखिए। दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके, इस तरह से। ठीक है, दो बॉक्स इस तरह से लेने हैं कि एक छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर आसानी से खिसक सके। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इस तरह से बड़ा बॉक्स लेना है और उसके दूसरे फलक के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब दूसरा बॉक्स लेना है और उसके दूसरे फलक पर एक वर्गाकार आकृति काटनी है जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर हो सकती है। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक दीजिए। अब इस कटे भाग पर आपको क्या करना है? ट्रेसिंग पेपर लगाकर ढक देना है। ठीक है, छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो, इस तरह से। ठीक है, आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। ठीक है, अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग से कपड़े से ढक दीजिए। अब आप क्या करेंगे? अब जब आप इसमें झांक कर देखेंगे तो आप अपने चेहरे को और इस सूची छिद्र कैमरे को काले कपड़े से ढक लेंगे। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुओं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न कीजिए। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हुई हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे? आश्चर्य आश्चर्य दोस्तों, यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टे होंगे। ठीक है, आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। ठीक है, एक बड़ा सा गत्ता चाहिए और उसके बीच में एक छिद्र होना चाहिए। ठीक है, गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। ठीक है, अब क्या करना है? हमें गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ पकड़ना है। ठीक है, मुंह करके। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में देखते हैं? तो दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश उस गत्ते की शीट पर पड़ेगा तो उस छेद से एक उसका प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब जमीन पर बनेगा। ठीक है, अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह से व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण का आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। आप क्या करेंगे? जब आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग देखेंगे तो वो धीरे धीरे काला होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा होता है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, जब हम किसी पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो पेड़ों में की पत्तियों में जो गैप होता है उसकी वजह से इस धरती पर हमें सूर्य के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ठीक है, वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। बूझो के मस्तिष्क में एक विचार है। हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे
प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है, क्या वे प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई देते हैं? पहेली का कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूची चित्र, प्रतिबिंब आदि, तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे तभी हम ये सब चित्र, ये सब प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। क्रियाकलाप 6 देखते हैं। आइए पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली लें। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें। चित्र 11.7 ए की तरह, इस तरह से। ठीक है, क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई देती है। जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। चित्र 11.7 बी की तरह से, इस तरह से आप पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? जी नहीं, अब मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी। आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह दर्शाता है कि प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। क्या ऐसा नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु से रोकती है तो उस वस्तु की छाया बन जाती है। ठीक है, अब देखते हैं दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। ठीक है, हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में, पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। ठीक है, आप जब चेहरे अपना शीशे में देखते हैं तो शीशे में क्या होता है? आपका परावर्तन होता है, आपके चेहरे का परावर्तन होता है। क्रियाकलाप 7 देखते हैं। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए, इस तरह से। ठीक है, एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए तथा टॉर्च को जलाएं। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें। ठीक है, आप क्या करेंगे? टॉर्च को पकड़कर अब दूसरे हाथ से उसको ढक लेंगे। अब थोड़ी सी जगह प्रकाश की किरण पुंज निकलने के लिए थोड़ी सी उंगलियों में गैप छोड़ेंगे। ठीक है, जब किरण पुंज निकलेगी तब क्या होगा देखिए। आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? जब आप इस शीशे पर किरण पुंज डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से परावर्तित होकर ये किरण पुंज दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। अब आप दूसरे मित्र को इस तरह से प्रकाश किरण को मोड़िए, प्रकाश किरण इस तरह से डालिए प्रकाश की किरण, जिससे कि इसकी जो परावर्तित किरण है वो आपके मित्र पर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यहाँ वर्णन किया गया क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा के अनुदिश चलता है और चलता हुआ जब दर्पण से टकराता है तो उसकी जो दिशा है वो परावर्तित हो जाती है। क्रियाकलाप 8 देखते हैं। एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए। आप क्या करेंगे? एक थर्माकोल की शीट लेंगे और इसके एक किनारे पर कंघा और उसके दूसरी साइड में थोड़ा सा मोड़ घुमा करके शीशा रखेंगे। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज़ की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। अब इन दोनों के बीच में कागज़ की गहरी रंगीन शीट बिछानी है। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए तथा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश डालिए। अब यहाँ से आपको एक टॉर्च का प्रकाश डालना है। ठीक है, आप क्या अवलोकन करते हो? क्या आप चित्र में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं? इस तरह का पैटर्न आप देखते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। तो दोस्तों चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। सारांश देखते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। जी हाँ दोस्तों, अपारदर्शी वस्तुएं जो वो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देती हैं, जबकि पारदर्शी वस्तुएं अपने में से होकर प्रकाश को जाने देती हैं। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आर पार देख सकते हैं हम वस्तुओं को। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। ठीक है, अब पारभासी वस्तुएं प्रकाश का थोड़ा सा भाग ही अपने में से होकर जाने देती हैं, जिसकी वजह से हमें पारदर्शी वस्तुओं के आर पार वस्तुएं जो है वो थोड़ी सी धुंधली दिखाई देती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। ठीक है, साधारण सामग्री से सूची चित्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक कुछ जंबल दिया गया है तो यहाँ देख लेते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं जो है वो छाया बनाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11
दोस्तों इसी तरह की PDFs और वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।